हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ YK सिंह और आज हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से रूमेटिक फीवर को। रूमेटिक फीवर होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। रूमेटिक फीवर इज एन ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ये क्या है कि ऑटो इम्यून होती है इन्फ्लेमेटरी डिसीज। डेवलप एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल सच एज स्टफ थ्रोट इन्फेक्शन। क्या स्टफ थ्रोट इन्फेक्शन होता है caused by group A beta hemolytic streptococcus। इसमें hemolytic वर्ड आया। hemolytic means breakdown of RBC। इसमें RBC का ब्रेकडाउन हो जाता है और एक टाइप होता है। ये क्या होता है कि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये एक प्रकार का होता है कि इसका एक टाइप है। स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन, इसमें अपन देखते हैं होता है क्या है। स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन कन्वर्ट होगा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस में और अनट्रीटेड, अगर ये अनट्रीटेड रह गया और इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये आगे जाके फर्दर रूमेटिक फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आगे देखते हैं 2 to 3 weeks आफ्टर द गैस इन्फेक्शन दैट कॉज इन्फ्लेमेटरी लीजन इन कनेक्टिव टिश्यू। अगर 2 से 3 सप्ताह अगर इसको बीत जाते हैं इस इन्फेक्शन को तो ये इन्फ्लेमेटरी लीजन्स कॉज करेगा इन कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से। हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, जॉइंट हो गया, ब्लड वेसल हो गया। एक बार फिर हार्ट, ब्रेन, जॉइंट, ब्लड वेसल, इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन कॉज करेगा ये। और इट इज ए मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ये देखते हैं ये क्या है कि सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है ये, जिसमें एक से अधिक सिस्टम इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं रूमेटिक फीवर के कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के। इसमें मोस्ट कॉमन क्या होता है कि इन चिल्ड्रन अंडर 5 to 15 ईयर्स। ये मोस्ट कॉमन होता है 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में। जो सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेड होता है उनमें बहुत जल्द होने का चांस रहता है 5 से 15 साल के बच्चों में। और नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन और स्कारलेट फीवर। रूमेटिक फीवर एक कॉम्प्लिकेशन है किसका, जिसमें थ्रोट इन्फेक्शन या स्कारलेट फीवर का। इससे क्या होता है कि हमारा थ्रोट का जो इन्फेक्शन है वो आगे जाके रूमेटिक फीवर में कन्वर्ट हो सकता है हमारा थ्रोट का इन्फेक्शन। इसमें नेक्स्ट है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। एक ये भी एक कॉज है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, इसके कारण भी हो सकता है। और नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर परिवार में किसी को है तो चांस है कि आगे फर्दर और दूसरी पीढ़ी को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर परिवार में जेनेटिकली है तो। क्राउडिंग क्राउडिंग भी एक मेन कारण है इसमें। और मल्टीपल एक्सपोजर टू स्टफ बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल एक्सपोजर हो जाता है उस स्टफ बैक्टीरिया से। रूमेटिक फीवर की पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे हम, जिसमें फर्स्ट आएगा नो डायरेक्ट इन्वेजन टू द टिश्यू बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डायरेक्ट इन्वेजन नहीं होता है कहाँ, टिश्यू में। इसमें क्या होता है बट इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है कि एक ऑटो इम्यून डिसीज है दैट इन्वॉल्व एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें ये कहना चाह रहा है कि इसमें ऑटो इम्यून डिसीज होती है और इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजियल इन्फेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि इसमें स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजियल इन्फेक्शन होगा, जिसके बाद क्या होगा कि बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकाई। इसमें क्या होती है कि अपनी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी किसके खिलाफ, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के खिलाफ। नेक्स्ट क्या है, दिस एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट विथ ह्यूमन टिश्यू। जो ह्यूमन का जो टिश्यू है उसके साथ क्रॉस रिएक्ट करेगी, वो उसके साथ रिएक्ट होगा इसमें। क्यों, बिकॉज ऑफ द एंटीजेनिक सिमिलरिटी बिटवीन स्टब कंपोनेंट्स एंड ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू। कहना चाह रहा है कि ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू और एंटीजन है उसके दोनों की प्रोटीन सेम सीक्वेंस में होती है। इसे मोलिकुलर मिमिक्री भी बोलते हैं। एमिनो एसिड की सीक्वेंस, जैसे कि ये है एंटीजन
और ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये है एंटीजन और ये है कनेक्टिव टिश्यू हमारा। ये जो एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस इस एंटीजन में है वही सेम टू सेम अमीनो एसिड की सीक्वेंस हमारे कनेक्टिव टिश्यू में भी है। इसी वजह से इसमें क्रॉस रिएक्शन होगा। टिश्यू में दोनों प्रोटीन सिमिलर होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा और हमारी बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, जैसे इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिसीज भी कहा गया है। इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू ह्यूमन टिश्यू विच हैव एंटीजन। इसमें क्या होता है, टू ह्यूमन टिश्यू विच हैव एन एंटीजेनिक सिमिलरिटी विथ स्ट्रेप्टोकोकल कंपोनेंट्स। ये वही कहना चाहता है जो मैंने अभी जस्ट समझाया कि क्योंकि इसमें जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में जो प्रोटीन है वही सिमिलर एंटीजन में हो, दोनों सेम है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो रहा है उसी और वो दोनों पे अटैक कर रहा है। इस इम्यूनिटी की वजह से जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है उसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन भी हुआ है, डैमेज हुआ है किसका, ह्यूमन टिश्यू का। और इसमें विच हैव एंटीजेनिक सिमिलरिटी, ये क्या है कि इसमें एंटीजेनिक सिमिलरिटी होती है विथ स्ट्रेप्टोकोकल कंपोनेंट्स। रूमेटिक फीवर के साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या है, इसमें हार्ट में क्या है साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, कार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है हार्ट की जो लेयर होती है। इसमें 3 प्रकार के हो गए, जैसे मेनली होते हैं कि पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ये इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, इसके भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। इसमें पेनकार्डाइटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटायर हार्ट, जितना भी हार्ट है उसके हार्ट के जो वाल्व होते हैं और उन सभी का इन्फ्लेमेशन हो जाता है पेनकार्डाइटिस में। और एंडोकार्डाइटिस में भी इन्फ्लेमेशन ऑफ वाल्व इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और पेरिकार्डाइटिस में ये होता है कि जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो हार्ट है इसमें देखते हैं, जो हार्ट है हार्ट के जो आउटर मोस्ट लेयर है इसका इन्फ्लेमेशन अगर होगी तो इसको पेरिकार्डाइटिस बोलेंगे। और मिडिल लेयर के इन्फ्लेमेशन होगी हार्ट की तो इसमें मायोकार्डाइटिस बोलेंगे। और जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, इसका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो इसको एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे। और अगर हार्ट की सारी लेयर्स के इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसे पेनकार्डाइटिस बोलेंगे। नेक्स्ट है जॉइंट्स में होता है इसमें अर्थाल्जिया, पेन इन वन और मोर जॉइंट्स विदाउट अर्थराइटिस। अगर बिना अर्थराइटिस के एक से ज्यादा जॉइंट्स में पेन होता है तो उसे अर्थाल्जिया बोलते हैं। और पॉलीअर्थराइटिस में क्या होता है कि पॉलीअर्थराइटिस में मेनली साइनोवियल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। इसमें माइग्रेटिंग पेन होता है। इसमें कौन कौन से जॉइंट्स में, नी जॉइंट हो गया, एंकल हो गया, शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, ये सारे जॉइंट इंक्लूड होते हैं। और फिर ब्रेन में सिंडनहाउस कोरिया होता है। सिंडनहाउस कोरिया क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, इसमें जर्की मूवमेंट्स होते हैं और एपिलेप्सी होती है। स्किन का अगर देखें तो स्किन में क्या होता है कि रेडनेस, रेसेस दिखने लग जाते हैं इसमें। और सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होता है कि स्मॉल पेनलेस नोड्यूल्स हो जाते हैं। अब रूमेटिक फीवर के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट की जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, जिसका नाम, पता, पहले क्या क्या इशू रह चुके हैं और जो उसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या हैं मेडिकल हिस्ट्री में, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको, और प्रेजेंट इलनेस जो क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको, वो सभी उसमें मेडिकल हिस्ट्री में हम कलेक्ट करेंगे उसे डाटा। और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। क्या करेंगे इसमें कि पेशेंट को चेक करेंगे 4 मेथड के थ्रू। इसमें हार्ट साउंड भी इंक्लूड है, हार्ट साउंड सुनेंगे इसमें। और नेक्स्ट है ईसीजी करेंगे। ईसीजी में क्या पता चलेगा, ईसीजी में हार्ट के जो इरेगुलर रिदम है, हार्ट अगर इरेगुलर है तो उसके बारे में पता चलेगा ईसीजी के थ्रू। और फिर करेंगे ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे, मेनली ईएसआर और सीआरपी। ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर इंक्रीज्ड है, बढ़ी हुई है, इंडिकेट करती है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करती है सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड ईएसआर। अगर इनका दोनों बढ़ी हुई है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट है थ्रोट स्वैब कल्चर।
थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे, जिससे कि पता चलेगा स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन हुआ है, फेरिंजियल इन्फेक्शन हुआ था, उसके बारे में पता चलेगा इससे थ्रोट स्वैब कल्चर से। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे क्यों करेंगे? चेस्ट एक्सरे इसलिए करेंगे जिससे कि अगर हार्ट का इन्लार्जमेंट है तो उससे एक्सरे में पता चल जाएगा। सीटी एमआरआई भी कर सकते हैं इसमें, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, जिससे क्लियर इमेजिंग पता चल सके। डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन करने के लिए दो टाइप के आ रहे हैं इसमें, एक तो मेजर है, एक माइनर है क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में क्या आ रहा है? कार्डाइटिस, कार्डाइटिस के बारे में मैंने पहले बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, और पॉलीआर्थराइटिस, संडेनहाम्स कोरिया। और माइनर क्राइटेरिया में क्या आ रहा है? अथ्रालजिया, ईएसआर, सीआरपी, ये बढ़ी हुई हो तो। और नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, और एक और आ रहा है 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर फीवर है उस पेशेंट को तो उस वो भी इंक्लूड रहेगा उसमें। और इसमें डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन करने के लिए क्या क्या, कैसे डायग्नोस्टिक को कंफर्म करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें दो मेजर क्राइटेरिया और एक माइनर क्राइटेरिया देखेंगे इसमें। और एक और है तरीका है इसमें, एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर इसके एविडेंस मिल जाता है तो इससे भी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। रोमेटिक फीवर का मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, आइए उसको देखते हैं हम। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में क्या देंगे? पेनिसिलिन देंगे, एथ्रोमाइसिन देंगे, बेंजाथीन पेनिसिलिन देंगे। ये देने से पहले अपन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले एएसटी होती है, एएसटी, एएसटी आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, एएसटी करते हैं, उसके बाद ही ये एंटीबायोटिक हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आएगा? एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में क्या क्या आते हैं? एक तो एस्पिरिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये देंगे, और एक एंटी कन्वल्जेंट्स। तो आज हमने रोमेटिक फीवर के बारे में डिटेल में जाना है कि रोमेटिक फीवर क्या होती है, रोमेटिक फीवर के कॉजेस एंड रिस्पेक्टर देखे हमने, पैथोफिजियोलॉजी देखी, और रोमेटिक फीवर का डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और मेडिकल मैनेजमेंट देखा, एवं डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन कैसे करते हैं वो देखा, और मेडिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं इसमें ये देखा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।